तो गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सुबह के 9 बज चुके हैं और फिलहाल शुरुआत करते हैं उस चक्रवाती तूफान की खबर से जो मुंबई और गुजरात से टकराने वाला है। अम्फन के बाद एक और तूफान जो दस्तक दे रहा है। निसर्ग तेजी से महाराष्ट्र और समुद्र गुजरात के तटों की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। यह तूफान अरब सागर में बन रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई के नजदीक अलीबाग में दोपहर 12 बजे के बाद तूफान का लैंडफॉल हो सकता है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात और महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 30 टीमें तैनात हैं। मुंबई में 5 नौसेना की रेस्क्यू टीम भी तैनात रखी गई है। बताया जा रहा है कि हवाओं की रफ्तार 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है और इन हवाओं ने अब धीरे धीरे स्पीड भी गति लेनी शुरू कर दी है। ये तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाकों से अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। समंदर भी अपने रंग बदल रहा है, अपना बर्ताव बदल रहा है और ये सब तस्वीरें हम अलग अलग इलाकों से दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा भी ठाणे में मौजूद हैं और वहां किस तरह का असर पड़ रहा है इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सोहित, जो तटीय इलाके हैं वहां पर चिंता ज्यादा भी है क्योंकि हवा आएगी, अपने साथ पानी लेकर आएगी और साथ में नुकसान भी पहुंचाएगी। तो जब लैंडफॉल होता है चक्रवाती तूफान का तो उस किस तरीके से वो नुकसान पहुंचाता है और हम या महाराष्ट्र की सरकार ने किस तरह से कोशिश की है कि उस नुकसान को कम किया जा सके? जी देखिए, जो आप हवा की बात कर रहे हैं, हम एक थाने में ही खाड़ी के पास मौजूद हैं और हवा अब पहले के मुकाबले ज़्यादा तेज़ ज़रूर हो गई है और जो छाता है आप देख सकते हैं कि वो भी अब उल्टा होने लग गया है। तो कहीं ना कहीं हवा ज़रूर ज़्यादा हो चुकी है और ये जो खाड़ी है उसमें भी आप देखेंगे कि अब धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि वो रफ्तार पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि इसके पास जितने भी नाव या दूसरी चीज़ें हैं उसे बंद कर दिया गया है, यानी उसे खाली करवा दिया गया है, लोगों को हटा दिया गया है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि तैयारियां ज़रूर की गई हैं। अब भी करीबन 2 घंटे से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, लेकिन जिस तरह से हालात हैं यहाँ पे और ज़ोरदार हवाएं चल रही हैं उसका असर आप देख सकते हैं कि किस तरह से पड़ रहा है। दूसरी तरफ आप देखिएगा जो ये ब्रिज है जो मुंबई नासिक रोड को कनेक्ट करता है, उसके ऊपर भी देखिए कि गाड़ियाँ आमतौर पर जितनी होती हैं उससे बेहद ही ज़्यादा कम है और ज़्यादातर जो ट्रक्स हैं और जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी बसेस हैं उन्हें ही ज़्यादा चलाया जा रहा है, बाकी चीज़ों को नहीं चलाया जा रहा है। जिस तरह से मैंने कहा कि हमें भी क्योंकि हवा ज़्यादा है तो छाता पकड़ने में भी परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर असर है छाता का, जो मेरे कैमरा पर्सन है उनका भी छाता आप देखेंगे कि वो उल्टा हो चुका है। तो हालात ज़रूर ख़राब हैं और अब भी समय है कि जिस तरह से हम जिस तूफान की बात कर रहे हैं जो 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आएगी, तब आप सोचिए कि हालात किस तरह से होंगे। क्योंकि अब भी आप देखिए कि पानी के हालात आपको दिखा दूं कि किस तरह से हैं। यहाँ पर पानी में जिस तरह से बहाव बढ़ा है उससे आप समझ सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं। अब इसके लिए पुलिस, एनडीआरएफ, नेवल कोस्ट गार्ड, इन्होंने 2 दिन पहले से ही वार्निंग देना शुरू कर दिया। आसपास के जो भी मछुआरे थे उन्हें हटा दिया गया है, बोट्स को जो है किनारे लगा दिया गया है। तो फिलहाल कई सारे प्रिकॉशंस जरूर लिए गए हैं, लेकिन जैसे जैसे ये शहर की तरफ बढ़ेगा तो क्या शहर में इसके लिए तैयारियां हैं? क्योंकि आपने समुद्री तट से जरूर लोगों को हटा दिया है और जो आप पे भी पानी है उसके आसपास से लोगों को जरूर हटा दिया है, लेकिन दूसरी जगहों पर क्या हालात हैं ये देखना अहम होगा। वो भी तब जब यहाँ पर जिस तरह की तूफान की उम्मीद है वो जब पहुंचती है तब। जी तो बने रहे हमारे साथ। अभिषेक शर्मा भी हैं जो इस वक्त मुंबई से मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। अभिषेक, अभी तस्वीरें देख रहे थे सोहित की, तो हवाओं ने अपनी रफ्तार पकड़नी शुरू की है। आप कहां पर मौजूद हैं और वहां के हालात के बारे में जरा बताएं और किस तरह की तैयारियां वहां पर दिख रही हैं आपको? मैं इस समय प्रभा देवी पर हूं और मेरे पीछे आप वर्ली की बस्ती देख पाएंगे। ये पूरी बस्ती जो समंदर किनारे बाजू वाली बस्ती थी वो पूरी खाली करा दी गई है। ये एक अपडेट है प्रशासन की तरफ से। माहिम की बस्ती और बांद्रा के आसपास की बस्तियां जो समंदर किनारे बसी हुई थी, मेरे साथी परव हैं, तो मैं आपको पूरा चूंकि ये जहां पे मैं खड़ा हूं ये यू कह सकते हैं, यू टाइप का शेप बनता है, आकार बनता है, तो इससे मैं आपको बहुत दूर तक की मुंबई की कोस्ट लाइन दिखा पाऊंगा। तो आप ये जो कोस्ट लाइन है आप अगर दूर तक देख पा रहे हो तो इसमें से बहुत सारे आपको बड़ी हाई राइज दिखेंगी, लेकिन वो हाई राइज चूंकि मुंबई में CRZ है, CRZ का मतलब है आप समंदर के किनारे घर नहीं बसा सकते हैं और उसके लिए एक कोस्टल रेगुलेटरी जोन का नियम होता है जिसके तहत आप 500 मीटर दूर होना होता है समंदर से। इंदिरा गांधी के वक्त में ये कानून लाया गया था
लेकिन उस कानून में बदलाव होते रहे, लेकिन एक जो बड़ा बदलाव नहीं कर पाई थे पिछली सरकारें, वो ये था कि उस वक्त में जो पुरानी बस्तियां थीं, जो मछुआरों की बस्तियां थीं, उनको नहीं हटाया जाएगा, ये कहा गया था। तो इन बस्तियों की वजह से वो बस्तियां अभी भी जैस की तैस हैं, उनको खाली कराना इस वक्त की जरूरत होता है। जो मुंबई का इस समय सी लेवल है, जो इस समय जो समंदर का स्तर है, वो 1 से 2 मीटर बढ़ जाएगा इस साइक्लोन की वजह से, और 4 से 5 मीटर तक की 4.6 मीटर 4.6 मीटर तक की ऊंची लहर उठेगी। तो मुंबई जो है वो तैयार होता है वैसे शारिक अंजलि 3 से 4 मीटर और तकरीबन कई बार 5 मीटर, लेकिन अगर आप इससे ऊपर लेके जाएंगे तो चीजें बहुत ज्यादा हाथ से नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। जैसे कि जब हाई टाइड आएगा 11:30 बजे के करीब, 11:32 के करीब का जो है, उस समय सबसे ज्यादा ऊपर होगा। हाई टाइड की हम तस्वीरें दिखाते रहते हैं, लेकिन हाई टाइड और लो टाइड समंदर का नियम है, तो वो तो आएंगे। लेकिन जो अब मानसून के वक्त में जो तैयारियां होती हैं कि लो लाइंग इलाके जो होते हैं उनको खाली करा दिया जाता है या उनके साथ कुछ व्यवस्था करा दी जाती है, बना दी जाती है। लेकिन इस बार ये हवा के साथ आएंगे, जैसे अंजलि बता रही थी, तेज हवा आएगी तो जो बस्तियां हैं उन बस्तियों में टीन के शेड्स हैं, डबल मंजिल बना रखी हैं, 2 मंजिल बना रखे हैं, उनके साथ बड़ी सारी परेशानियां होने वाली हैं। अभी तक के जो आंकड़े हैं वो रायगढ़ के सबसे ज्यादा हैं कि रायगढ़ से सबसे ज्यादा लोगों को खाली कराया गया है। दूसरा ये कि ये ऐसा संकट ऐसे वक्त में आया है अंजलि शारिक, तब जब हम कोविड के महासंकट से मुंबई तो कम से कम जूझ रहा है, जहां पर जगह नहीं है अस्पतालों में। और आप बोलेंगे कि क्या स्कूलों में जगह है, तो हमारे पास तो अब स्कूलों में भी जगह नहीं बची, क्योंकि ये जो बस्तियां हैं खाली होकर अगर स्कूलों में जाएंगे तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारे पास सचमुच में वो कहावत चरितार्थ हो रही है कि गरीबी में गीला आटा। मतलब हम पहले से ही बहुत सारे चीजों से परेशान हैं और उसमें फिर अब ये तूफान का संकट आ गया है। तो ये सब मिला जुला के मुंबई की स्थिति इस समय थोड़ी सी दयनीय है। संकट के वक्त में लोग काम कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। रात में इवैक्यूएशन हुआ है, सुबह से इवैक्यूएशन चल रहा है, खाली कराने का काम चल रहा है। लेकिन आप जाएंगे लेके कहाँ जाएंगे लोगों को? आपके पास कितने स्कूल आप लेके जाएंगे? लो लाइंग इलाकों को आपको पूरा खाली कराना है, कोविड का भी डर है, आपको राशन भी बांटना है, क्योंकि पिछले 2 महीने से आपका सारा सिस्टम बंद हुआ है। लोग थक चुके हैं, चरमरा चुका है, बीएमसी का सिस्टम चरमराया हुआ है, पुलिस चरमराई हुई है, क्योंकि उनके इतने सारे लोग अफेक्टेड हैं। वो उनमें से 25 लोगों की महाराष्ट्र पुलिस में जान जा चुकी है। एक बड़ा नंबर मुंबई पुलिस का है जिसकी जान जा चुकी है। बहुत सारे हजारों लोग पुलिस फोर्स और बीएमसी के जो हैं वो कोविड की वजह से अस्पतालों में हैं। तो सबकी सीमाएं हैं और सीमा के बीच में ये तूफान का संकट है। सरकारें हमेशा बहादुरी दिखाती हैं, अपना चेहरा दिखाने की कोशिश करती हैं कि उनको वो हर संभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम लोगों की सबकी सीमाएं हैं इस मानवीय संकट में। वो भी एक बात हमें देखनी होगी। जो जरूरी चीजें हैं कि क्या सही वक्त पर लोगों को सही जानकारियां मिल पा रही हैं, क्या उतनी गंभीरता है? क्योंकि देखिए, परसों दोपहर तक पहली बार अलर्ट आया था मुंबई के लिए। उसके पहले जैसे एक मीडिया हाउस के नाते हमारी भी तैयारियां पालघर और अलीबाग के लिए चल रही थी। हम बार बार जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मुंबई उस तरीके से प्रभावित होगा। लेकिन दोपहर ये किसी व्यक्ति की गलती नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो तूफान का जो सिस्टम है वो लगातार बदल रहा है। ये पहले साउथ गुजरात की तरफ जाके हिट करने वाला था, तो हम लोगों को लगता था कि दमन और उसके आगे जाके इसका कोर्स बनेगा, यानी कि इसका रास्ता बनेगा। और अब ये जो रास्ता है उसने धीरे धीरे बदला है, और ये जो बदलाव हुआ है ये पिछले 12 घंटे में सबसे ज्यादा हुआ है, जिसकी वजह से मुंबई इसकी जद में आया है। ये जो अरेबियन सागर है, अरब सागर है, इसकी एक अपनी प्रकृति है अंजलि और शारिक। ये प्रकृति दरअसल ठंडे पानी की है। जो बंगाल की खाड़ी है उसका जो पानी है वो गर्म होता है। तो जो मौसम वैज्ञानिक है उनका कहना है कि इसीलिए अरब सागर में कभी वैसे तूफान आप खड़े होते हुए नहीं देखेंगे जितना प्रभावित दरअसल उड़ीसा या पश्चिम बंगाल होते हैं या आंध्र प्रदेश होता है। तो ये इस सागर की एक प्रकृति थी। इस सागर की प्रकृति भी अब पिछले कुछ वक्त से बड़ा अंदेशा था कि बदल सकती है। और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तेज बारिश शुरू हो चुकी है, और अब अगले 2 घंटे हम लोगों के लिए बड़े संकट के वाले होंगे। एक ऐसे वक्त में जब तेज बारिश भी होगी और लहरें ऊपर आ रही होंगी। समंदर का स्तर अगर 1 से 2 मीटर ऊपर आएगा तो लो लाइंग इलाके यानी कि जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भरेगा, इसमें अभी कोई शक नहीं है। और इसके लिए हालांकि हम लोग तैयार होते हैं। शहर का ढांचा ऐसा है अंजलि शारिक
कि हम लोग इसका मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये जो तेज हवाएं आएंगी वो बहुत कुछ उसके साथ लेके आएंगी, और वो अनजाना खतरा है अभी तक। इस खतरे से हम लोगों ने, इतने बड़े खतरे को अब तक हमने नहीं देखा है। मुंबई में तेज बारिश होती है तो हवाएं भी चलती हैं, लेकिन इतनी तेज चलेंगी, उसमें मुंबई शहर कैसे बदलेगा ये अभी हमें नहीं पता है। शारिक जी बिल्कुल, ये जो बात आपने कही है कि मुंबई में जो अरब सागर के बर्ताव या उसकी जो तासीर उसकी आप बात कर रहे थे, उसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि शायद जिस तरह की प्रिपेयर्डनेस हम दूसरे तट पर देखते हैं, जो भारत का दूसरा तट है, वहां पर आदत है, वहां पर पता है कि आता है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो हमारी अथॉरिटीज हैं उनके लिए ये पहली बार ऐसा होगा कि उनके कार्यकाल में कि उनको ऐसा कुछ करना पड़ेगा और उसकी शायद एक्सपीरियंस उनके पास न हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तकरीबन जो मोटे तौर पर अंदाजा है कि 129 साल बाद हम तूफान की इस किस्म की सीधी चेतावनी को झेल रहे हैं। तो मतलब आप समझ लीजिए कि हम नहीं, मतलब जब अंग्रेजों का वक्त था और तब जब मुंबई 7 टापुओं में बटी रही होगी, तब जब यहाँ पे कुछ नहीं रहा होगा, तब पहला उस किस्म का तूफान आया होगा जब जिसका सामना किया होगा। उसके बाद जो अलर्ट आते रहे हैं, ये एक 2015 में अलर्ट आए थे अंजलि, और मैं आपको बताऊं 2008 में मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और ये जो आप टेट्रा देख रहे हैं, जो एक किस्म के आपको 3 किस्म के समंदर के किनारे ट्राइपॉड किस्म के दिखेंगे, टेट्रापैड जिनको बोलता जाता है, वो खड़े रखे हुए हैं। आप देखिए इनको। ये जब 2008 में मैं डॉक्यूमेंट्री बना रहा था तो बिट्टू सहगल नाम के एक पर्यावरणविद हैं, उन्होंने कहा था कि ये एक खतरनाक चीज है जिसको मुंबई डाल रही है, क्योंकि अगर मुंबई में तूफान आया तो इनका क्या होगा। तो मैं उस वक्त में इन सब चीजों के ऊपर विश्वास नहीं करता था। मैं आपको खुले तौर पर अपने ईमेल ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं कि मुझे उनकी बात अविश्वसनीय लगी थी। लेकिन उस वक्त में मैंने उस चीज को जोड़ा था कि हो सकता है पर्यावरणविद वो देख पा रहे हो जो मैं नहीं देख पा रहा हूं, या हम नहीं देख पाते हैं सामान्य व्यक्ति लोग। तो उन्होंने ये खतरा जताया था कि हो सकता है मुंबई एक ऐसे तूफान को एक बार देखे कि ये सारे जो पत्थर हैं, जो कि मानव के बनाए हुए पत्थर हैं, जो सीमेंट की बोरियां आप कह सकते हैं, ये उड़ के नुकसान पहुंचाने लगे। अब मुझे लगता है कि जो बिट्टू सहगल कह रहे थे वो मोटे तौर पर कहीं ना कहीं अभी तो सच नहीं होगा, ऐसा हमें मानना चाहिए। लेकिन ये कि जो तूफान जो अविश्वसनीय लगता था, अकल्पनीय लगता था, कम से कम मुंबई शहर के लोगों के लिए, क्योंकि हमने शहर के मुंबई का जो तट है या अरब सागर का जो तट है, इसके किनारे बहुत सुंदर सुंदर लोगों ने बंगले बनाए हुए हैं। जो जितने रईस हैं, जैसे अलीबाग जहाँ पर इस वक्त में ये लैंडफॉल होगा, नीरव मोदी का बंगला है, या बहुत सारे जो लोग देश के भगोड़े हैं उनके बंगले हैं, और जो भगोड़े नहीं हैं उनमें से बहुत सारे जो रईस लोग हैं उनके भी बंगले हैं। तो आधा जो दक्षिण मुंबई है वो अलीबाग में आराम फरमाता है, और ये जो लॉकडाउन का वक्त था उस वक्त में उन्होंने वहाँ पे बहुत लंबे समय से वो रह रहे थे। तो वो मुंबई छोड़कर इसलिए गए थे अंजलि कि उनको कोविड परेशान न करे, वो सुरक्षित रहें। और अब देखिए कि प्रकृति कैसी अजीब सी बात करती है कि अब वो लोग गए थे सारे लोग अलीबाग में रहने के लिए कि इससे बच जाएंगे, लेकिन अब वहाँ पे तूफान का खतरा आ गया। अंजलि शुक्रिया अभिषेक विस्तार से बताने के लिए, और जिस तरह से आपने क्या हालात हो सकते हैं और किस तरह की तैयारियां हैं, क्योंकि जैसा अभिषेक बता रहे थे कि लो लाइन एरिया जो है वहां से लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया है, और जगह पहले से ही नहीं है, परेशानियां पहले से ही हैं कोविड की वजह से, क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित है, उसके ऊपर एक ये नई मुसीबत। अभिनेता अक्षय कुमार ने निसर्ग तूफान के मद्देनजर लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि बारिश जिसका बहुत इंतजार था वो आ चुकी है, लेकिन इस बार इस बिन बुलाए मेहमान भी हैं। उन्होंने कहा कि बीएमसी ने अपनी गाइडलाइंस साझा की हैं, इसलिए अगर आपको कोई भी चीज जाननी या समझनी हो तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मौसम का इंतजार रहता है, पर 2020 अलग सा साल है, अजीब सा साल है। रह रहकर परेशान कर रहा है, बारिश तक का मजा इत्मीनान से लेने नहीं दे रहा। रिमझिम फुहारों के साथ साइक्लोन भी पीछे पीछे आ गया है। भगवान की हम पर कृपा रही तो हो सकता है ये साइक्लोन यहां पर आए ही ना, या हो सकता है उस साइक्लोन की स्पीड इतनी ना हो, गति इतनी ना हो, पर अगर आ गया तो भी हम मुंबईकर घबराने वालों में से नहीं है।
अपनी सुरक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं। हाँ, कुछ जरूरी कदम है जो बीएमसी ने पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है, बस पालन करेंगे और एक और तूफान से डट कर लड़ेंगे। सबसे पहले घर से बाहर ना निकलें, समंदर किनारे ना जाएं, बाहर हैं तो सुरक्षित जगह पर शरण लें, पेड़ के नीचे खड़े ना हो, कमजोर इमारतों में शरण ना लें, घर में जरूरत ना हो तो गैस इलेक्ट्रिसिटी बंद करें, बंद रखें। घर के आसपास कोई हल्की लूज चीजें हो जैसे बालकनी में रखे हुए गमले तो कस के बांध कर रखें या गमलों को घर में रखें। कैंडल, मोमबत्ती, टॉर्च, खाने का छोटा मोटा सामान तैयार रखें। कोई भी दिक्कत हो तो 1916 पे कॉल करके बीएमसी से सहायता मांगे। 1916। सभी प्रिकॉशन को फॉलो करें, अफवाह पर विश्वास ना करें, ना बिना जांच फॉरवर्ड करें किसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डरे नहीं, डटे रहें। तूफान ही तो है, आपके सहयोग और समझदारी से यह भी टल जाएगा। धन्यवाद। और आइए अब आपको बता दें कि हमारे YouTube चैनल पर जाकर आप उन खबरों के लिए वोट कर सकते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं, और इसके लिए हम आपको 5 खबरें दे रहे हैं, इनके लिए आप वोट कर सकते हैं। पहली खबर, मुंबई की ओर बढ़ रहा तूफान निसर्ग। दूसरी खबर जिसके लिए आप वोट कर सकते हैं वो है प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की फोन पर हुई बातचीत, चीन पर चर्चा कर रहे हैं, और अमेरिका की हिंसा के बाद 1700 सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। ये तीसरी खबर है जिनके लिए आप वोट कर सकते हैं। नंबर 4 पर है आईएनएक्स केस में पी चिदम्बरम के खिलाफ चार्जशीट, और नंबर 5 पर समय से पहले जेल से छूटा जेसिका का हत्यारा। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, इन खबरों को विस्तार से देखने के लिए बताइए कौन सी खबर आप सबसे ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं।